अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। इसे हार्डी वेनबर्ग थ्योरम भी कहा जाता है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, हार्डी वेनबर्ग लॉ और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा लॉ है जिसे देने वाले दो साइंटिस्ट थे। एक इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था गॉडफ्रे हार्डी, और एक जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम वेनबर्ग। तो दो लोगों ने ये लॉ पेश किया। बेसिकली ये दो लोग अलग अलग मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले, अलग अलग तौर पर रिसर्च करने वाले थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने लॉ को एक साथ भेजा, यानी कि इन्होंने कलेक्टिवली 1908 में इस लॉ को प्रपोज किया, तो इसीलिए ये लॉ इन दोनों के नाम से जाना जाता है और आज के दौर में इसे हार्डी वेनबर्ग थ्योरम कहा जाता है। अब इस लॉ के हवाले से खास बात क्या है कि लॉ के अंदर बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज़ होता है, तो इसके अंदर मैथमेटिक्स को यूज़ किया गया है। और उसके अलावा अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को डिस्कस किया गया है। अलील की फ्रीक्वेंसी से मुराद हमारे पास क्या है कि एक पॉपुलेशन में एक खास तरह के कितने अलील मौजूद हो सकते हैं जो किसी कैरेक्टर को दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम मेंडल की बात करते हैं, तो मेंडल ने एक चीज़ दी थी, वो था कैपिटल टी, और दूसरा उन्होंने डिस्कस किया था स्मॉल टी के हवाले से। कैपिटल टी जब मौजूद होगा तो कैरेक्टर जो है वो टाल का आएगा, और जब स्मॉल टी मौजूद होगा तो कैरेक्टर डार्क का आएगा। तो ये दो अलग अलग जीन से जो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो कोई जीन कितना ज़्यादा पॉपुलेशन में मौजूद है, ये अलील फ्रिक्वेंसी कहलवाती है कि क्या टाल का जीन ज़्यादा मौजूद है या डार्फ का जीन ज़्यादा मौजूद है। अगर टाल का जीन ज़्यादा मौजूद है तो कितना ज़्यादा मौजूद है, डार्फ का जीन ज़्यादा मौजूद है तो कितना ज़्यादा मौजूद है। तो ये अलील की फ्रिक्वेंसी कहलवाती है। और एक कैरेक्टर कितना ज्यादा मौजूद है, जीन अलग होता है, कैरेक्टर अलग होता है। जैसे अगर हमारे पास ये टी कैपिटल और टी स्मॉल मौजूद है, हालांकि इसमें दोनों अलील मौजूद हैं, लेकिन ये कैरेक्टर कौन सा दे रहा होता है, ये टाल का कैरेक्टर दे रहा होता है। और दूसरा हमारे पास ये वाला मौजूद है, टी स्मॉल टी स्मॉल। अब इसमें दोनों ही डार्फ के जीन मौजूद है और ये कैरेक्टर भी डार्फ का दे रहा है। एक और कंडीशन हमारे पास मौजूद थी, टी कैपिटल, और इसके अंदर बेसिकली टाल का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि यहाँ पर भी दो अलील मौजूद है, यहाँ पर भी दो अलील मौजूद है, यहाँ पर भी दो अलील मौजूद है। तो बेसिकली यहाँ पर 6 अलील मौजूद हैं। और कौन से अलील कितनी दफा मौजूद हैं, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, डार्फ के अलील जो मौजूद हैं वो 3 दफा मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि टाल के अलील जो मौजूद है वो भी 3 दफा मौजूद है। तो इस तरह से ये हम अलील की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और जीनोटाइप का मतलब कि वो कैरेक्टर कितनी दफा आया है, तो कैरेक्टर जो है वो 3 दफा यहाँ पर आया हुआ है। एक दफा टाल का कैरेक्टर है, एक दफा डार्क का कैरेक्टर मौजूद है, और एक और दफा जो है वो टाल का कैरेक्टर मौजूद है। कैरेक्टर का जाहिर होना वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, और उन्होंने अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन दोनों को अपने इस थ्योरम के जरिए से कैलकुलेट किया है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस थ्योरम के हवाले से, तो इस थ्योरम का मतलब ये होता है कि कोई भी एवोल्यूशन नहीं आएगी, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी, जो फ्रीक्वेंसी होती है अलील्स की वो भी इंक्रीज नहीं होगी। जितने अलील्स मौजूद हैं वो उतने ही परसेंटेज में मौजूद रहेंगे, उनमें भी चेंज नहीं आने वाला। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी अलील्स की, ये कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है इस फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आने वाला, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि कुछ फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे। कुछ फैक्टर्स जो कि इस फ्रीक्वेंसी को बिगाड़ सकते हैं, वो फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। अगर वो फैक्टर्स आ गए तो फिर ये फ्रीक्वेंसी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें जो कि हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिनकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ सकती है और जीन की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, उसमें एक चीज़ डिस्कस की जा रही है, म्यूटेशन। म्यूटेशन के नतीजे के अंदर हमें न्यू जीन्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन के हवाले से, तो जानदारों में अगर सिलेक्शन होगी, यानी खास तरह के जानदारों को ज़्यादा मौका मिलेगा रिप्रोड्यूस करने का, तब भी जो है वो खास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। उसके अलावा लिखा हुआ है नॉन रैंडम मेटिंग। माहौल के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो रैंडम मेटिंग होती है, जानदार आपस में ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो रैंडम होता है। अगर नॉन रैंडम मेटिंग हो, कुछ खास तरह के जानदारों को मौका मिले रिप्रोड्यूस करने का, तो वही बात होगी, उन खास तरह की जीन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। उसके अलावा लिखा हुआ है जीन फ्लो, जीन्स का ट्रांसफर होना। माइग्रेशन अगर किसी जानदार की होती है तब भी नए जीन्स एक पॉपुलेशन में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम वही बात करें जो पहले हमने बयान की थी कि मोहनजोदड़ो के अंदर लोग जो मौजूद थे वो ब्लैक लोग मौजूद थे, लेकिन जब आर्यन सिविलाइजेशन आई तो आर्यन के जो लोग थे वो वाइट कलर के थे। अब हमें क्या देखने को मिला, हमें पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हमें जीन फ्लो देखने को मिला, और मुख्तलिफ माइग्रेशन के नतीजे के अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वो जीन्स की चेंज हो गई।
तो अब हम इन सारी चीज़ों को बारी-बारी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब हम चलते हैं उस इक्वेशन की तरफ जो बताती है कि किस तरह से अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती। तो अब हम डिस्कस करते हैं हार्डी वेनबर्ग की इक्वेशन के हवाले से। तो लिखा हुआ है कि इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसकी मदद से हम अलील की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जगह पर कितने जीनोटाइप्स मौजूद हैं। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक इक्वेशन की मदद से। तो उन्होंने कहा था कि ये सारे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये सारे कांस्टेंट रहते हैं, तो इसीलिए इनके लॉ को भी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ इस इक्वेशन को समझते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल मौजूद है वो एक फ्रूट फ्लाई की मौजूद है जिसको हमने डिस्कस किया था, डोर्सोफिला मेलनगेस्टर। अब डोर्सोफिला मेलनगेस्टर जो है उसकी बॉडी दो तरह की होती है, या तो वो ग्रे कलर की होती है या फिर वो ब्लैक कलर की होती है। ग्रे कलर की बॉडी आमतौर पर हमें देखने को मिलती है, तो ग्रे कलर बेसिकली इनमें डोमिनेंट कलर होता है। और ब्लैक कलर की बॉडी क्योंकि रिसेसिव होता है तो वो हमें कम देखने को मिलता है। अब क्योंकि ग्रे कलर डोमिनेट जीन है तो डोमिनेट को हम कैपिटल बी के साथ जाहिर करेंगे, और जो ब्लैक कलर है वो रिसेसिव है तो हम उसको जाहिर करेंगे स्मॉल बी के साथ में। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि अगर कैपिटल बी और कैपिटल बी हो तो कलर ग्रे आने वाला है, लेकिन अगर कैपिटल बी और साथ में स्मॉल बी हो तब भी बॉडी का कलर जो है वो ग्रे ही होगा। लेकिन अगर कंडीशन मौजूद हो स्मॉल बी और स्मॉल बी की, तभी हमें जो है ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। तो आमतौर पर यही जीन्स मौजूद होते हैं। तो इन जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो 1 के इक्वल रहेगी। अगर कोई भी एक्स्ट्रा जीन मौजूद नहीं, कोई और कलर का जीन मौजूद नहीं, तो फ्रीक्वेंसी हमें 1 के बराबर देखने को मिलेगी। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 1, ये बेसिकली हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का मकसद है। अब इन सारी वैल्यूज को, ये डोमिनेंट की वैल्यू होगी और ये रिसेसिव की वैल्यू होगी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में भी फिट करेंगे। अब इन्हें फिट किस तरह से किया जाएगा, जो यहाँ पर P मौजूद है इस P को हम जाहिर करते हैं डोमिनेंट के साथ में। तो जब भी हम P की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हम डोमिनेंट की वैल्यू को P में फिट करेंगे कि डोमिनेंट कितने ज़्यादा मौजूद है। उसके अलावा जब हम इस Q की बात कर रहे हैं तो Q के अंदर हम दाखिल करेंगे इस रिसेसिव की वैल्यू को। और जब हम 2PQ लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम डोमिनेंट और रिसेसिव उन दोनों की वैल्यू को दाखिल करेंगे। तो हमारे पास 2PQ की वैल्यू हमारे पास इस तरह से हासिल होगी। और इन सबका जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमने पहले ही डिस्कस किया, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, पी स्क्वायर जो है ये जाहिर करा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2PQ, ये जाहिर कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और दूसरा अगर हम बात करें क्यू स्क्वायर के हवाले से तो ये फ्रीक्वेंसी जो है होमोजाइगस की जाहिर कर रहा है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम मौजूद है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मौजूद है। प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी मौजूद है, प्रॉब्लम हमें कह रही है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं उनकी परसेंटेज को हमने कैलकुलेट करना है। हमें मालूम है कि हेट्रोजाइगस के लिए जो टर्म यहाँ पर मौजूद है वो मौजूद है 2PQ। तो 2PQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2PQ की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट होगी, पहले हमें मालूम होना चाहिए कि P की वैल्यू क्या है और Q की वैल्यू क्या है। तो P की वैल्यू कौन सी होगी, हमें मालूम है P जाहिर कर रहा है डोमिनेंट को, तो P की वैल्यू है 0.19, और जो Q है वो जाहिर कर रहा है रिसेसिव को जिसकी वैल्यू है 0.81। तो 0.81 और 0.19 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमें वैल्यू मिल जाएगी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की। तो वही बात लिखी हुई है कि हेट्रोजाइगस को जाहिर किया जा रहा है 2PQ के साथ में, और हमें फाइंड आउट किस तरह से होगा कि हेट्रोजाइगस को हम डोमिनेट और रिसेसिव के साथ में लिखते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0.19 मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी 0.81 के साथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वैल्यू मिल जाएगी 0.31। तो 0.31 ये जो है फ्रीक्वेंसी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है इस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की, और परसेंटेज के अंदर 31% इनकी हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मौजूद है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव्स इन द पॉपुलेशन। जो होमोजाइगस रिसेसिव्स हैं उनकी परसेंटेज को हमने कैलकुलेट करना है। होमोजाइगस रिसेसिव्स की हमें वैल्यू मौजूद थी, वैल्यू कौन सी मौजूद थी, वो थी 0.81, और होमोजाइगस रिसेसिव्स को यहाँ पर जाहिर किया हुआ था क्यू स्क्वायर के साथ में। अब क्यू स्क्वायर के साथ में जब होमोजाइगस रिसेसिव को जाहिर किया हुआ है तो मतलब है 0.81 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.81 के साथ में, तो हमें जो उनकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो होगी 0.61, और परसेंटेज के अंदर ये होगा 66%। तो ये काफ़ी सिंपल है कि हम किस तरह से हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहे हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं इस होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को,
और फिर इन सबको सम करेंगे, ज्वाइंट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 1 के इक्वल आते हैं या नहीं। अभी हमारे पास वैल्यू मौजूद है 0.19 स्क्वायर, जो बेसिकली वैल्यू थी इसे पी स्क्वायर की वैल्यू। अब जब हम देखते हैं 0.19 की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 0.19 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.19 के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.03। तो हमारे पास 0.03 आंसर मौजूद है इससे पी स्क्वायर का। जब हमारे पास 0.03 वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी पहले वैल्यू 2pq की जो कि थी 0.31, क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी जो कि थी हमारे पास 0.66। जब हम तीनों वैल्यूज को आपस में ज्वाइंट करते हैं, सम करते हैं, तो इनका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 1। हमने कहा था सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, चाहे वो डोमिनेट की फ्रीक्वेंसी हो, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी हो या रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी हो, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1। ये 1 के ही बराबर रहेगा। अगर उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं आती, कोई जीन फ्लो नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, सिलेक्शन नहीं होती, तो इस वैल्यू में भी बदलाव नहीं आएगा। तो बेसिकली इसी बात को इस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में बयान किया गया है। अब हमने यहाँ पर एक और प्रॉब्लम को रखा हुआ है। हमने लिखा हुआ है अ पॉपुलेशन ऑफ 500 पी प्लांट। 500 पी प्लांट हमारे पास मौजूद है। उन 500 पी प्लांट के अंदर 480 हमारे पास ये टाल मौजूद है और 20 प्लांट ऐसे हैं जो कि डार्क मौजूद है। टोटल पी प्लांट जो है, टोटल मटर के जो पौधे हैं वो 500 हैं, 480 उनमें टाल हैं और 20 उनमें ऐसे हैं जो कि डार्क हैं। लेकिन टाल जो हैं उनके अंदर भी दो तरह के टाल होते हैं। या तो वो होमोजाइगस टाल होंगे जो कि टी कैपिटल के साथ जाहिर कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर हेट्रोजाइगस टाल होंगे जिसको हम टी कैपिटल और टी स्मॉल के साथ जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि अपीयरेंटली ये टाल है तो इनको हम टाल काउंट कर रहे हैं, लेकिन जीनोटाइपिकली अगर हम देखेंगे जेनेटिकली तो ये प्योर टाल है, ये हेट्रोजाइगस टाल है। प्योर टाल का मतलब इसके पास कोई डार्फ का जीन मौजूद नहीं। हेट्रोजाइगस टाल का मतलब यही है कि इसके पास डार्फ का जीन मौजूद है एक, लेकिन वो रिसेसिव हालत में है। और ये भी हमारे पास होमोजाइगस डार्फ है, दोनों के पास कोई भी टाल का जीन मौजूद नहीं है। तो वो 20, ये 160 और दूसरी तरफ जो हमारे पास प्योर टाल मौजूद है वो 320 के करीब मौजूद है। सबसे पहले हम अलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे कि अलील कितने होते हैं और फिर उसके बाद ही जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया जाएगा। आपकी बुक ने अलील की फ्रीक्वेंसी को डिस्कस नहीं किया हुआ, डायरेक्टली जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया गया था। अलील की फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि 380 जो है वो टाल प्लांट्स हैं। 380 अगर टाल प्लांट्स मौजूद हैं तो टाल प्लांट 380, लेकिन उन 380 प्लांट के पास ये दो दो जीन्स मौजूद हैं, ये दो दो अलील मौजूद हैं। 380 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब हम 380 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लाजमी बात है, वो हमारे पास वैल्यू आएगी 640 की। तो टोटल अलील जो मौजूद हैं इस टाल के अंदर, होमोजाइगस टाल के अंदर, वो टोटल अलील मौजूद है 640। तो ये जो हमारे पास 160 दूसरे प्लांट थे जिनको हमने टी कैपिटल टी स्मॉल के साथ जाहिर किया हुआ, 160 प्लांट्स के अंदर जो टाल के जीन्स मौजूद होंगे वो मौजूद है सिर्फ 160, और बाकी इसके अंदर जो जीन मौजूद है वो डार्फ के 160 जीन मौजूद है। टोटल इसके अंदर बेसिकली जीन जो मौजूद होंगे वो मौजूद होंगे 320, लेकिन इसके अंदर टाल के जीन जो मौजूद है वो सिर्फ 160 मौजूद है। तो अब हम इन 160 को प्लस कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे इन 640 के साथ में। तो 640 के साथ जब हम ज्वाइन करेंगे इस 160 को, तो हमें जो है मालूम पड़ेगा कि टोटल जीन्स जो है कितने मौजूद हैं। तो टोटल जीन्स जो हमारे पास मौजूद होंगे वो टाल के लिए वो हमारे पास मौजूद हैं 800 जीन्स। अब ये 800 अलील हैं जो कि टी कैपिटल के हैं। 800 अलील कैसे फाइंड आउट हुए? 640 ऐसे अलील थे जो सिर्फ मौजूद थे टी कैपिटल में, और 160 ऐसे अलील थे जो कि मौजूद थे टी कैपिटल टी स्मॉल के अंदर। तो टोटल हमारे पास 800 अलील है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उस खास अलील को डिवाइड करेंगे सारे अलील्स के साथ में। खास अलील कौन सा है? टी कैपिटल का, और वो टी कैपिटल के कितने अलील से हमारे पास? 800। 800 को हम डिवाइड कर रहे हैं सारे अलील्स के साथ। हमने कहा इंडिविजुअल्स 500 मौजूद हैं, हर एक इंडिविजुअल में 2 अलील होते हैं, तो 500 इंडिविजुअल्स के अंदर जो अलील मौजूद हैं वो मौजूद होंगे 1000। तो 800 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 के साथ। जब हम 800 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा
0.8। ये 0.8 ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद है इस टी की कि टी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.8 है। अब हम बात करते हैं इस दूसरे के बारे में, टी सुमाल के बारे में, कि टी सुमाल कितनी परसेंटेज में मौजूद है। हमें पहले मालूम होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो 20 इंडिविजुअल्स हैं डार्फ के। जब डार्फ के 20 इंडिविजुअल हैं, हर इंडिविजुअल के पास जो है 2 जीन मौजूद होंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में। जब 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन टी सुमाल के पास, डार्फ के पास टोटल जो जीन्स मौजूद हैं वो 40 जीन मौजूद हैं। 40 को हम ज्वाइंट करेंगे 160 के साथ। 40 और 160 ज्वाइंट हुए। अब 160 कहां से आए? बेसिकली ये जो हमारे पास कैरेक्टर मौजूद है जिसके पास टाल के जीन्स हैं, तो साथ में इसके पास डार्फ के भी जीन्स हैं। इसके पास डार्फ के भी 160 जीन्स मौजूद हैं, क्योंकि इंडिविजुअल जो एक होगा उसके पास 2 जीन होंगे। अगर एक उसके पास टाल का है तो एक उसके पास डार्फ का है। 160 इंडिविजुअल्स हैं, एक टाल का जीन होगा तो एक डार्फ का होगा। तो इस तरह से 160 के पास जो है 160 डार्फ के जीन मौजूद हैं। हमने इनको ज्वाइंट किया, जो आंसर हमारे पास मिलेगा वो होगा 200। तो डार्फ के टोटल जीन्स हमारे पास 200 मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे कि 200 जो हमारे पास मौजूद हैं उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ जीन्स के साथ। हमें मालूम है टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो मौजूद है वो हमारे पास मौजूद है 1000। 1000 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 0.2 का। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज को और देखेंगे कि क्या इन सब का सम जो है वो 1 के बराबर आता है या नहीं। तो जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है वो है पी स्क्वायर प्लस 2PQ और दूसरा फिर क्यू स्क्वायर। हमें मालूम है कि पी की वैल्यू क्या है। हमें मालूम है कि जो पी की वैल्यू है वो मौजूद है 0.8 और इसको साथ में हम स्क्वायर के साथ कर देंगे। फिर हमारे पास है 2 और p की वैल्यू दोबारा से 0.8 हमारे पास। q की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, q की वैल्यू हमारे पास कितनी मौजूद है, तो q की वैल्यू मौजूद है हमारे पास 0.2 और दोबारा से हमारे पास जो वैल्यू है वो मौजूद है q स्क्वायर की, जो कि कौन सी है, वो है हमारे पास 0.2 और ये भी स्क्वायर के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब हम इनको फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इनका आंसर हमारे पास क्या हासिल होता है। तो हमने जब इन सारी वैल्यूज को पुट कर लिया तो पुट करने के बाद जो हमारे पास नतीजा निकला वो ये निकला 0.8 का स्क्वायर जो है, यानी 0.8 को 0.8 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 0.64। फिर हमने जब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 0.8 को मल्टीप्लाई किया 0.2 के साथ और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.32। फिर जब हमने 0.2 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो आया वो आया 0.04 और इन सारों का जो जोड़ हमारे पास हासिल हुआ, जो सम हासिल हुआ वो आया 1। तो हार्डी वेनबर्ग लॉ यही कहता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज जितनी भी होंगी उनका आंसर जो है वो 1 के बराबर आएगा अगर उनके अंदर रैंडम मैटिंग हो रही है, उनके अंदर कोई सिलेक्शन नहीं हो रही, कोई उनके अंदर म्यूटेशन नहीं आ रही, कोई माइग्रेशन नहीं आ रही, जीन कहीं जा ही नहीं रहे। एक पॉपुलेशन है, एक फॉरेस्ट है, उसके जीन्स वहीं पर मौजूद हैं, ना कोई बाहर से डिफरेंट जीन आ रहे हैं, ना कोई म्यूटेशन की वजह से उनके जीन्स खराब हो रहे हैं, ना ही वो खास किसी कैरेक्टर को तरजीह दे रहे हैं, तो वो जीन उनके प्रिजर्व रहेंगे। लेकिन इस तरह से होता नहीं है, लाजिमी बात है माइग्रेशन होगी, म्यूटेशन भी आएगी। तो ये बेसिकली एक इमेजरी सिचुएशन को बताने के लिए ला दिया गया है। दोबारा से उन्हीं फैक्टर्स को जिक्र करते हैं जो कि हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की वैल्यू पर असरअंदाज होंगे, जिसकी वजह से जो सम होगा वो 1 से ज़्यादा या कम हो सकता है। एक चीज़ होगी म्यूटेशन, म्यूटेशन के नतीजे में कुछ हमारे पास अच्छे जीन्स आ सकते हैं और जो ख़राब जीन्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो म्यूटेशन के नतीजे के अंदर भी ये पॉपुलेशन के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिल सकती है। सिलेक्शन के नतीजे के अंदर चाहे नेचर उसको सिलेक्ट करें या आर्टिफिशियली हम खुद से सिलेक्ट करें, तो खुद से जब हम सिलेक्ट करेंगे तो मिसाल के तौर पर हम मुर्गियों को, ऐसी मुर्गियों को मेटिंग कराएंगे जिनके अंदर ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस होते हैं, फिर आपस में उनकी की मेटिंग करा रहे हैं, नतीजे में हमारे पास ऐसी मुर्गियाँ डेवलप हो रही हैं जिनके अंदर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो चुका है जो ज़्यादा अंडे देने वाली हैं। तो वेरिएशन यहाँ पर आ चुकी। या ज़्यादा मीट के लिए हम जानवरों की आपस में ब्रीडिंग कराते हैं, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो या नेचुरल सिलेक्शन हो, इसकी वजह से एक जानदार को रिप्रोडक्शन की ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी की तादाद जो है बढ़ती जाएगी और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन पर असर पड़ेगा। बाकी जो जिनके अंदर सलाहियत इतनी नहीं होगी या रिप्रोडक्शन का जिनको मौका नहीं मिलेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, खास तरह की सिलेक्शन के नतीजे में ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। नॉन रैंडम मेटिंग, अगर रैंडम मेटिंग नहीं हो रही, यहाँ लिखा हुआ है कि मेटिंग को रैंडम होना चाहिए, नॉन रैंडम मेटिंग अगर होगी तो फिर नुकसान होगा। अगर रैंडम मेटिंग होगी तो पॉपुलेशन के अंदर जो है जानदार जो है उन सबको मौका मिलेगा आपस में मेट करने का, फ्रीक्वेंसीज बरकरार रहेंगी। लेकिन अगर नॉन रैंडम मेटिंग होगी तो कुछ जानदारों को मौका मिलेगा मेटिंग का, कुछ जानदारों को मौका नहीं मिलेगा, और इसके नतीजे के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा चेंज। और जब अगर रैंडम मेटिंग होगी तो साथ में ये चीज़ भी होनी चाहिए, पॉपुलेशन जो है वो भी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। जब पॉपुलेशन बड़ी होगी आपको जो है रिप्रोड्यूस का मौका मिलेगा, और इसके नतीजे में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज नहीं होगी। अब एक और हमारे पास टर्म आ गई जीन फ्लो के हवाले से, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज। जब एक ही स्पीशी की मुख्तलिफ पॉपुलेशन से अलग अलग शहरों में रहने वाले जो लोग अगर मौजूद हैं और उनके अंदर जीन्स की एक्सचेंज हो रही है, मिसाल के तौर पर हम कहें एक विलेज है, उस विलेज के अंदर लोग आपस में ही मैरिज कर रहे हैं। जब लोग आपस में ही मैरिज कर रहे हैं तो उस लोगों के अंदर एक्सचेंज ऑफ जीन नहीं आ रहा। लेकिन अगर उन गांव के लोगों में से कुछ लोग बाहर शादी करें, किसी और शहर में किसी और विलेज में शादी कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ पॉपुलेशन के दरमियान में अब जीन जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। जब जीन एक्सचेंज होंगे, जीन फ्लो होगा, तो उसके नतीजे के अंदर भी वेरिएशन आ जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ जीन्स की एक वजह यहाँ पर ये लिखी हुई माइग्रेशन के नतीजे में भी हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो चले जाए, एक शहर से दूसरे शहर चले जाए, तब भी पॉपुलेशन में फ़र्क आएगा। या गेमेट जो है वो ट्रांसफ़र हो, लाज़िम बात है अगर माइग्रेशन होगी तो माइग्रेशन के नतीजे के बाद फिर गेमेट ट्रांसफ़र भी होंगे, क्योंकि वो वहीं पर शादियाँ करेंगे, वहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन होगी, तो इस वजह से भी जीन फ्लो हमें देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं जो हार्डी वेनबर्ग लॉ के हवाले से है। अगर नेचुरल सिलेक्शन ना हो, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट ना आए, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होगा कि कोई खास पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, उनके जीन्स ख़त्म हो जाए, और दूसरे लोग जो हैं उनके जीन्स ज़्यादा बढ़ जाएं। एक मिसाल समझ लें कि कोई ज़लज़ला आया जिसके अंदर कुछ खास एनिमल्स मर गए, लेकिन दूसरे एनिमल्स जो हैं वो मौजूद रह गए कुछ किसी और इलाके के, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, दूसरे की पॉपुलेशन कम हो गई, दूसरे के जीन कम हो गए। एक दूसरी मिसाल समझ लें कि कोई एक मुल्क है, मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान की अगर हम मिसाल दें, अगर मुल्क दोनों के दरमियान लड़ाई होती है तो किसी की भी जीत हो वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन के हवाले से, जीन्स के हवाले से, तो जो जीतेगा उनके जीन्स ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो इनोवेटर्स होंगे, और जो हारेगा उनके जीन्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से भी जेनेटिक ड्रिफ्ट के नतीजे में भी हमें जीन्स के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रही, नेचर सिलेक्शन नहीं हो रही, और जीन फ्लो भी नहीं हो रहा, तो हमें जेनेटिक होमोजेनिटी देखने को मिलेगी, यानी कि जो जानदार हैं उनके जीन्स हमेशा सेम रहेंगे। और एक मिसाल के तौर पर बयान किया हुआ है अमोंग डीम्स विद इन मेटा पॉपुलेशंस, के डीम्स के अंदर मुख्तलिफ पॉपुलेशन की जो डीम है उन सब के अंदर हमें सेम जीन्स देखने को मिलेंगे। ये डीम और मेटा पॉपुलेशन क्या है, इसको एक सिंपल मिसाल से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। समझ लें एक गांव के अंदर 5 वेल्स मौजूद हैं, 5 कुएं मौजूद हैं। अब उन 5 कुओं में अलग अलग मेंढक मौजूद हैं। एक कुएं में एक तरह के मेंढक मौजूद है, दूसरे कुएं में भी मेंढक मौजूद है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में। अब जो एक कुएं के मेंढक है वो आपस में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आपस में ही उनकी जानदार जो है वो बदलते जा रहे हैं। तो डीम हम कहते हैं एक छोटी सी लोकलाइज पॉपुलेशन जो आपस में ही ब्रीडिंग कर रही है। इसी तरह से दूसरे मेंढक भी मौजूद है अलग कुएं के अंदर, वो आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि 5 अलग कुएं मौजूद है, अलग अलग 5 पॉपुलेशन मौजूद है, तो उन 5 पॉपुलेशन को हम मेटा पॉपुलेशन कह सकते हैं। इनको अब मिसाल जो है 5 गाँव से भी दे सकते हैं। 5 गाँव में जो है 5 अलग अलग कबीले रह रहे हैं, वो आपस में ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो उन्हें भी हम डीम के साथ में काउंट कर सकते हैं। तो डीम के अंदर अगर इस तरह से जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आ रही, नेचुरल सिलेक्शन नहीं आ रही, जीन फ्लो नहीं आ रहा, एक गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जा रहे, शादियां नहीं कर रहे इस तरह से, तो हमें जो है जेनेटिक होमोजेनिटी देखने को मिलेगी क्योंकि जीन उनके महफूज रहेंगे। वही बात लिखी हुई कि अलील फ्रीक्वेंसी जो है उस सूरत के अंदर इक्विलिब्रियम में रहेंगी, और तमाम पॉपुलेशंस में, सारी पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो 1 के ही बराबर होंगी, सारी की वैल्यूज जो है वो 1 के इक्वल होंगी, जो कि हार्डी वेनबर्ग का प्रिंसिपल बता रहा है। और लास्ट के अंदर फिर वही बात आ गई कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत ही मुश्किल से अप्लाई होता है, क्योंकि ये सारे डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस मौजूद होती है जिनकी वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट आ रहा है या फिर हमारे पास जीन फ्लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इस हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को मौजूद रहने नहीं देती, जिसकी वजह से जीन्स बदलते रहते हैं। तो लिखा हुआ है कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है ये आइडियलाइज स्टेट के लिए है, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो रियल में ये चीज़ नहीं होती, जेनेटिक वेरिएशन होती रहती है, और वो जो है इक्विलिब्रियम स्टेट से जो है चेंज होती हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट जो 1 मौजूद है उससे ज़्यादा हो सकती हैं। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि फिर इसको बयान करने का मकसद क्या था। इसको बयान करने का मकसद ये था कि कभी भी सेम सिचुएशन नहीं रहती, वेरिएशन आती रहती हैं जो कि इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही हैं बेसिकली।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।